हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं बीए फाइनल ईयर के जो है सेमेस्टर फिफ्थ। देखिए, ये सेमेस्टर फिफ्थ का जो है कॉम्पिटिटिव पॉलिटिकल एम्प सिस्टम यूके एंड यूएसए। हमारा यूके जो था सिलेबस ख़त्म हुआ, अब हमारा जो है यूएसए पे हम आए हैं। यानी ये फिफ्थ सेमेस्टर का है, बीए फाइनल ईयर के बच्चे के जिनके उन्होंने पॉलिटिकल साइंस लिया है। आज जो हम करेंगे फर्स्ट चैप्टर करेंगे ठीक है। ये हमारा यूनाइटेड किंगडम ऑफ अमेरिका के विषय में होगा। अमेरिका के संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हम अमेरिका के संविधान के विषय में जानेंगे कि वहाँ पर किस प्रकार के रूल रेगुलेशन अपनाए जाते हैं और अपने जो है अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत करते हैं, और इसमें जो है पॉलिटिकल पार्टी की अपनी क्या विशेषता होती है। लेकिन ये सब करेंगे तब करेंगे जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्योंकि दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे। इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों, एनएसएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों, ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। यदि बात करें यहाँ सुप्रीम कोर्ट की भूमिका में स्थिति की, तो ये भी जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर रोल एंड पोजीशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट काफ़ी मायने रहता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आपको पता ही है कि सबसे ऊपर है, यानी अमेरिकन संविधान के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है बहुत ही मायने रखता है। यदि बात करें सुप्रीम कोर्ट के केवल क्षेत्राधिकार से ही उनकी वास्तविक स्थिति का सही अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। यानी आप क्षेत्राधिकार से ही सही अंदाजा लगाना आपके लिए संभव नहीं रहेगा। सुप्रीम कोर्ट अपनी स्थिति बनाए वाली स्वयं है, और अब की शक्ति जो है जो संविधान के संशोधन के बिना कम नहीं किया जा सकता। यानी संविधान के संशोधन होना अत्यंत आवश्यक है। और आपको मैं बता दूं कि अमेरिका में संविधान में संशोधन होना बहुत ही कठिन समस्या है, यानी होना संभव नहीं होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट का इतना महत्वपूर्ण स्थान है कि एक लेख ने लिखा भी है कि जिस प्रकार सूर्य के बिना ग्रहों का जो है विचार नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार जो है सुप्रीम कोर्ट के बिना अमेरिकन संवैधानिक व्यवस्था के बारे में विचार नहीं किया जा सकता। अब देखिए, यहाँ पर जो है सूरज को है जो है ग्रहों के साथ जो है तुलना किया गया है, जो बहुत बड़ी बात को दर्शाता है। यानी सुप्रीम कोर्ट जो है अमेरिकन संवैधानिक व्यवस्था के बारे में विचार करना संभव नहीं है, क्योंकि जो है सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर मानी गई है। इसमें अपना लश्की ने भी ये सत्य बात कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने इतनी अधिक सफलता प्राप्त की है कि किसी भी अन्य संस्था के संयुक्त राज्य अमेरिका के जीवन पर इससे अधिक प्रभाव नहीं डाला जा सकता। कहते संयुक्त राज्य अमेरिका के लोगों के दिलों में सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही अधिक मान है, और वह संसार के सर्वोच्च न्यायालय भी कहकर पुकारते हैं। यानी मोस्ट ऑगस्ट ट्रिब्यूनल ऑफ द अर्थ भी कहते हैं, यानी सर्वोच्च न्यायालय के रूप में जानते हैं। इसमें ग्रिफिथ ने भी अपना साफ शब्दों में कहा था कि सरकारी त्रिअंक का तीसरा संस्था है, अन्य दो अंगों से किसी भी प्रकार कम महत्वपूर्ण ये सुप्रीम कोर्ट नहीं है। द अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट इज द थर्ड मेंबर ऑफ द गवर्नमेंटल थ्रेटिस नो लेस इज इम्पोर्टेंट दैन टू द अदर टू मेंबर। यानी राष्ट्रपति और कांग्रेस की बात करें तो कहते हैं उससे भी जो है सुप्रीम कोर्ट कम नहीं है। संविधान की व्याख्या करने की शक्ति का अधिकार जो है सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है, और इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट जो है संवैधानिक झगड़ों में जो है रेफरी का कार्य भी करती है। सुप्रीम कोर्ट के संघीय कानून तथा राज्य कानून के अवरोध घोषित करने की शक्ति भी प्राप्त कर ली है। न्यायिक पुण्य निरीक्षण की शक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट को इतनी अधिक महत्व प्रदान की गई है कि अब इसे जो है विधान पालिका के तृतीय सदन कहा जाने लग गया। यानी तृतीय सदन जो है सुप्रीम विधान पालिका को ही कहा गया है, और सुप्रीम कोर्ट जो है वास्तव में ही विधान पालिका के तृतीय सदन बन चुका है। इसमें कोई दो राय नहीं है। अथवा नहीं, इसका परिणाम सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन करने के पश्चात निकाला जा सकता है, और इसी विषय में जो है आज हम चर्चा भी करेंगे। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट तो यही आता है कि
सुप्रीम कोर्ट संविधान के अंतिम व्याख्या इन फाइनल इंटरप्रेटेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट संविधान की अंतिम व्याख्यात है और इसके आधार पर अमेरिका में जो है न्यायपालिका की स्वच्छता की स्थापना हुई है। संविधान की व्याख्या करना सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है और उसकी व्याख्या को चैलेंज नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हुल्स ने कहा भी था कि अमेरिकन लोग संविधान के अधीन है, परंतु संविधान वही है जो न्यायाधीश कहते हैं। यानी अमेरिकन आर द अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन बट इज द कॉन्स्टिट्यूशन इज द वर्ड जज वे से इट इज। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम न्यायाधीश को मार्शल्स भी कहा जाता था कि सुप्रीम कोर्ट के पास संविधान की व्याख्या का अधिकार है और आज सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिकार को जो है चैलेंज नहीं किया गया है और यह ठीक भी है कि कुछ राष्ट्रपतियों ने इस बात का दावा भी किया था कि संयुक्त राज्य अमेरिका में शासन के तीनों और एक दूसरे से पूरक है, इसलिए इस तीनों अंगों को संविधान की व्याख्या का अधिकार भी है। कहते हैं सन 1819 ईस्वी में भूतपूर्व राष्ट्रपति जेफरसन ने लिखा भी था शासन का प्रत्येक अंग एक दूसरे से पुण्य स्वतंत्र है और प्रत्येक को यह अधिकार है कि वह स्वयं संविधान की व्याख्या करे और इसके सामने जो प्रश्न विचाराधीन हो उसे जो है अनुरूप स्वयं संविधान के अर्थों में उस प्रश्न का निर्णय भी करे। जहां तीन विभागों में से किसी को अंतिम निर्णय करना हो वहां तो और भी जरूरी हो जाता है कि वह स्वयं अर्थ करे। कहते सन 1832 ईस्वी में राष्ट्रपति जैक्सन ने भी ऐसा ही मत प्रकट किया था। इसके अनुसार शासन के तीनों अंगों को स्वयं संविधान की व्याख्या करने का अधिकार प्राप्त है और इसी सिद्धांत के आधार पर जो है राष्ट्रपति तथा कांग्रेस ने कई बार स्वयं संविधान की व्याख्या की और इस पर किसी न किसी कोई आपत्ति नहीं की। परंतु सुप्रीम कोर्ट की संविधान की व्याख्या का अधिकार आज सर्वमान्य है और इसी सिद्धांत के आधार पर जो है अमेरिका में न्यायपालिका की स्वच्छता की स्थापना भी हो गई है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर बात यहाँ पर दूसरी पॉइंट की करें तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसमें दूसरा पॉइंट तो यही आता है कि सुप्रीम कोर्ट और न्यायाधीश पुनरीक्षण यानी द सुप्रीम कोर्ट एंड द जजेस रिव्यू। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट संविधान की व्याख्या ही नहीं करता है बल्कि यह भी निश्चित करता है कि कांग्रेस जो है कार्यपालिका तथा राज्य के कार्य संविधान के विरुद्ध है अथवा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इस कार्य को जो है न्यायिक पुनरीक्षण का नाम दिया गया है और न्यायिक जो है पुनरीक्षण अमेरिकन का राजनीति की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। न्यायिक पुनरीक्षण का जो है साधारणतः यह अर्थ लिया जाता है कि न्यायपालिका को जो है विधानमंडल के कानून तथा कार्यपालिका के आदर्शों को जो संविधान की धाराओं के विरुद्ध हो अवैध घोषित करने का अधिकार प्राप्त है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है मार्शल ने 1803 ईस्वी में जो है मारवाड़ी बनाम मेडिसन्स के मुकदमे का निर्णय करते समय न्यायिक पुनरीक्षण का जो है परिभाषा करते हुए इस प्रकार लिखा था कि न्यायिक पुनरीक्षण जो है न्यायालय द्वारा अपने सामने पेश विधायक कानूनों को जो है कार्यपालिका अथवा प्रशासकीय कार्य का वह निरीक्षण है जिसके द्वारा यह निश्चित किया जाता है कि क्या ये एक लिखित संविधान के द्वारा निरीक्षित किए गए हैं अथवा उन्हें अपनी शक्तियों को बढ़ाकर कार्य किया गया है अथवा नहीं। तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। अगर हम यहाँ फाइनल्स की बात देखें तो फाइनल्स ने साफ शब्दों में बात की व्याख्या किया था कि यह सत्य चाहे न भी हो परंतु इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि न्यायिक पुनरीक्षण की प्रणाली को जिन देशों ने अपनाया है उनमें भारत भी शामिल है। अधिकतर अमेरिकन विधि से अधिक प्रभावित हुए हैं और अमेरिका में न्यायाधीश पुनरीक्षण का प्रयोग केवल सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही नहीं किया जाता है बल्कि निम्न संघीय न्यायालय तथा राज्य के न्यायालय के द्वारा भी किया जाने का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। परंतु संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में संबंधित सभी मुकदमे में जो है सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अंतिम मानी जाती है, यानी सुप्रीम कोर्ट की जो निर्णय होगी वो अंतिम रहेगी। बात यदि हम करें तीसरी पॉइंट की तो इसमें यही बात आता है उभर के सामने कि संविधान की असमता के दूर करने के क्षेत्र में भूमिका यानी रोल ऑफ द क्लियरिंग ऑफ द वैलिडिटी ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूशन। कहते हैं अमेरिका का संविधान संक्षिप्त होने के कारण, क्योंकि आपको ये बात पता होना चाहिए कि अमेरिका के संविधान जो है बहुत ही संक्षिप्त है, यानी इसमें बहुत ही पहले 13 जो रखा गया था बात, ठीक है, इसको आधे घंटे में पढ़ा जा सकता था और आज जो है 27 बना दिया गया है संशोधित करके, तो आज 1 घंटे में पढ़ा जा सकता। यानी अमेरिका का संविधान बहुत ही संक्षिप्त है, बहुत ही छोटी बनाई गई है। संविधान में अनेकों बात स्पष्ट नहीं है। उदाहरण के लिए अगर संविधान में यह बात स्पष्ट नहीं है कि उच्च अधिकारियों को हटाने के लिए सीनेट की स्वीकृति चाहिए या नहीं,
सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की व्याख्या करने का यह स्पष्ट कर दिया है कि राष्ट्रपति को जो है उच्च अधिकारियों को हटाने के लिए सीनेट की स्वीकृति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपनी व्याख्या द्वारा संविधान की अस्पष्टता को दूर करने की कोशिश भी किया है। बात करें यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक विकास में महत्व का, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। कहते हैं अमेरिकन संविधान के विकास में सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण स्थान है और अमेरिकन संविधान बहुत ही संक्षिप्त था और यह संविधान उस समय के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका उस समय कृषि प्रधान देश मानी जा रहा था, यानी उस समय कृषि प्रधान देश अमेरिका था और आज अमेरिका एक जो है औद्योगिक क्षेत्र देश बन गया है। देश की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति में परिवर्तन होने के साथ साथ देश के संविधान में परिवर्तन होना अनिवार्य सी बात थी और यदि संविधान में परिवर्तन न हो तो इसे देश में जो है क्रांति का जो आना स्वाभाविक माना जाता था। अमेरिका के संविधान के विकास में सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण हाथ है। इसमें जो है जेम्स एस बैक्स ने साफ शब्दों में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट केवल एक न्यायालय ही नहीं है, अतुल कुछ एक शर्तों के साथ एक निरंतर अधिवेशन में रहने वाला संविधान निर्माण सभा भी है। यह संविधान की व्याख्या करती हुई उसे जो है परिवर्तन परिस्थितियों के अनुसार ढालती हुई भी है। अगर बात करें 1787 ईस्वी की, तो संविधान निर्माण सभा की कार्य चला रही थी और इसमें टोलेड ने भी अपने साफ शब्दों में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट अमेरिकन के मूल्य संविधान का प्रयोग एक पूरक संविधान के निर्माण का जो आधार के रूप में करेगा, यानी द सुप्रीम कोर्ट हैज़ बी यूज्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एज द पॉइंट ऑफ डेप्चर्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सप्लीमेंट्रीज ऑफ बॉडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। यानी यहाँ पर बात साफ कर दिया गया है कि संविधान की व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है और सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की व्याख्या करने का नए नए अर्थ निकालते भी है, जिससे संविधान का विकास हुआ है। राष्ट्रपति को कर्मचारियों को हटाने की शक्ति का संविधान में स्पष्ट वर्णन नहीं है किया गया, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने अपनी व्याख्या करने की शक्ति के आधार पर राष्ट्रपति की इस शक्ति का जो है समर्थन भी किया है और अब जो है संविधान का अंग बन भी चुका है। संविधान में लिखा है कि कांग्रेस को सेना भर्ती करने तथा उसकी जो है पोषण करने का अधिकार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इस शब्द की व्याख्या के आधार पर ही कांग्रेस ने लाखों की सेना जो है शांति काल में भी रखी हुई है और आज संघीय सरकार बहुत ही शक्तिशाली है और इसका जो है सेहरा सुप्रीम कोर्ट को ही बांधा जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इम्पोर्टेंट माना रहा है। इसमें जिंक ने भी अपने शब्दों में बात स्पष्ट किया था कि यदि आर्थिक तथा सामाजिक समस्याओं की बढ़ती हुई जटिलता के कारण संघ तथा राज्य के संबंधों में परिवर्तन स्थापित किए हैं, किंतु इसका क्षेत्र और जो है न्यायिक व्याख्या की शक्ति को ही जाता है, जिसने इस बात को ठीक ठीक निश्चय किया है कि इन परिवर्तनों के संवैधानिक ढांचों को किस सीमा तक झलक मिलानी चाहिए। यानी ये बात यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट आ जाती है। यदि बात यहाँ पर हम करें सुप्रीम कोर्ट के नागरिक के मौलिक अधिकार के संरक्षण के रूप में, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के नागरिकों के मौलिक अधिकार के संरक्षण के रूप में कम महत्व नहीं है। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट नागरिकों को उन अधिकारों की रक्षा की है और अधिक से अधिक ध्यान भी दे रही है जो नागरिकों को संविधान में दिए गए हैं। संविधान में दिया गया है कि बिल ऑफ राइट्स जो है संघ सरकार के प्रतिबंध लगाता है ताकि नागरिकों को अधिकारों की रक्षा की जा सके। दूसरी ओर संविधान में 14वें और 15वें संशोधन के अनुसार जो है नागरिकों के अधिकारों को राज्य के सरकारों से सुरक्षा रखने के लिए राज्य की ओर से न्यायिक संरक्षण प्राप्त है। राज्य नागरिकों के अधिकारों को कम नहीं कर सकते हैं और न ही छीन सकती है। कोई भी राज्य विधि द्वारा जो है प्रतिस्थापित किए जाने के बिना किसी नागरिक के जीवन स्वतंत्रता संक्षिप्त के अधिकारों से वंचित नहीं कर सकता है। जब नागरिक सामान्य है और कोई भी राज्य किसी नागरिक कानून के सामान्य संरक्षण के वंचित नहीं कर सकता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यानी नागरिकों को मौलिक अधिकार का पूर्ण संरक्षण जो है सुप्रीम कोर्ट के पास है। और कहते हैं वोट पाने का अधिकार भी सामान्यता सिद्धांत के आधार पर दिया गया है और संपत्ति के अधिकार की रक्षा प्रायः राज्य के संविधानों द्वारा भी की गई है। तो ये दोनों बात ही काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो है नागरिकों के संरक्षण अधिकार में आता है। अगर अगली बात पॉइंट की करें तो कहते हैं कानून निर्माण की भूमिका भी सुप्रीम कोर्ट के पास ही होता है। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की व्याख्या करते समय नए सिद्धांत तथा नियमों को जन्म भी दिया है और आने वाले समय में यही सिद्धांत या नियम कानून बन सकते हैं। इसी कारण जो है प्रोफेसर लस्की ने साफ शब्दों में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के जो अमेरिकन कांग्रेस का तृतीय सदन कहा जा सकता है। यानी अमेरिकन कांग्रेस का जो है
तृतीय सदन के रूप में इसको देखा जाता है। अगर बात करें यहाँ पर संघीय सरकार की शक्तियों की वृद्धि में क्या भूमिका है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, यानी रोल ऑफ द इंक्रीजिंग द पावर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। यानी अमेरिकन संविधान के अंतर्गत संघीय सरकार को राज्य की अपेक्षा कम शक्तियां दी गई है, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने संघीय सरकार की शक्तियों की वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया है। अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट में लुप्त शक्तियों की के सिद्धांतों की, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। लुप्त शक्तियों के सिद्धांत का जन्म भी दिया गया, जिसमें संघीय सरकार की शक्तियों में बहुत वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिए कांग्रेस को जो है कर लगाने तथा कर एकत्र करने की शक्ति प्राप्त है, तथा इसके सार्थक मानते हुए कांग्रेस के समस्त देश में जो है बैंक स्थापित करने की शक्ति भी प्राप्त कर लिया है। तो ये सब जो है सुप्रीम कोर्ट के कारण ही संभव हो सका है। यदि बात करें अगले पॉइंट का, तो सुप्रीम कोर्ट के केंद्र तथा राज्य के बीच और राज्य के आपस में झगड़े का निर्णय भी करता है। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। सुप्रीम कोर्ट का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य संघीय सरकार तथा राज्यों के आपसी झगड़ों का निपटान भी करना है। अमेरिका में संघ प्रणाली को अपनाया गया है, जिसके कारण संघीय सरकार तथा राज्य की सरकारों में झगड़े उत्पन्न होने स्वाभाविक सी बात रह गई है। इन झगड़ों को जो है निपटाने की जिम्मेदारी जो है सुप्रीम कोर्ट की है, और इस तरह एक राज्य का दूसरे राज्य से झगड़ा उत्पन्न हो जाता है। कहते इन झगड़ों को भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही निपटाया जा सकता है। ऐसे झगड़ों की संख्या बहुत कम होती है, परंतु सुप्रीम कोर्ट के इस कार्य की जो है महत्ता मुकदमे की संख्या में निश्चित करना गलत है। सुप्रीम कोर्ट को इस कार्य की जो है महानता की कई बार वे झगड़े युद्ध का रूप धारण कर लेते हैं, परंतु सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को जो है युद्ध आरंभ हुआ भी रुक जाता है, अर्थात युद्ध होने से बचाया जा सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर हम बात करें यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय का महत्व के विषय में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अगर आप सर्वोच्च न्यायालय के महत्ता के विषय में नहीं जान सकते हो तो ये अधूरा रह जाएगा। बात अगर हम करें सर्वोच्च न्यायालय के महत्व यानी इंपॉर्टेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की, तो कहते हैं अमेरिकन शासन प्रणाली में सर्वोच्च न्यायालय का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें जेम्स बैंक ने भी साफ शब्दों में कहा था कि संविधान का जो है संतुलन चक्र कहकर पुकारा जाता है। यह संविधान को ही संतुलन का चक्र कहा जा सकता है। तो इसमें बात तो ऐसा है कि न्यायालय जिसके कार्य ही राजनीतिक शास्त्र के अमेरिका की एक जो है अनूठी देन है, जो कि किसी भी अन्य संविधान में नहीं मिलता है। तो सबने अपने इसमें विचारधारा अपना अपना प्रकट किया है। कहते हैं इसमें निस्संदेह सुप्रीम कोर्ट की संविधान की व्याख्या करने की शक्ति, नागरिकों के अधिकार की रक्षा करने की शक्ति तथा न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहते हैं इसमें कोई संदेह करने वाली बात नहीं है कि जो है नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना, ठीक है, उसकी व्याख्या करना और पुनर्निरीक्षण की जो है शक्तियाँ सिर्फ जो है सुप्रीम कोर्ट को ही प्राप्त है। इसके निर्णय अंतिम होते हैं, जबकि कांग्रेस और राष्ट्रपति नहीं, यानी राष्ट्रपति और कांग्रेस के जो है निर्णय अंतिम नहीं माने जा सकते हैं जब तक सुप्रीम कोर्ट के जो है अंतिम माने जाते हैं। यानी अमेरिकन में जो है संविधानों में और अमेरिका के जो है राजनीतिक में सिर्फ तीन चीज़ का बहुत महत्व होता है, कांग्रेस, राष्ट्रपति और जो है सुप्रीम कोर्ट का। तो ये तीनों जो है त्रिनेत्र के समान है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का जो अमेरिकन राजनीति में इतना महत्व है कि न्यायाधीश जो है फिल्क्रेटर ने यह कह भी दिया था कि सुप्रीम कोर्ट ही संविधान है। द सुप्रीम कोर्ट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन। मुख्य न्यायाधीश हुगल्स का भी कहना था कि हम एक संविधान के अधीन हैं, परंतु संविधान वही है जो कुछ भी न्यायाधीश कहते हैं। यानी न्यायाधीशों की विचारधाराओं को यहाँ पर प्रायोरिटी दी गई थी। इसमें जो है लस्की के इस कथन में बहुत सच्चाई है, क्योंकि संविधान के तीसरे सदन के तरह कार्य भी करता है। यानी इसमें लस्की ने साफ शब्दों में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट विधानमंडल का तीसरा सदन भी है, दैट इज सुपर कोर्ट ऑफ द थर्ड चैम्बर ऑफ लेजिस्लेटिव। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो गलत बात नहीं है। और इसमें जो है संविधान की व्याख्या इतनी सुप्रीम कोर्ट का कार्य है और इसकी व्याख्या जो है चैलेंज नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट जो जब संविधान की व्याख्या करती है तब नए नए अर्थ देकर जो नए नए कानून बनाई जा सकती है। सबसे बड़ा कारण जिसके आधार पर जो लस्की ने इसे तीसरा सदन कहा है वह इसकी न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति है। यानी पुनरीक्षण की शक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट को ही प्राप्त है। इस शक्ति के आधार पर सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस के दोनों सदनों द्वारा पास किए गए कानूनों को भी रद्द कर सकती है। जब कांग्रेस के विचारधाराओं को रद्द किया जा सकता है तो इसका मतलब है कि संविधान में जो है न्यायालय का जो है अपना विशेष महत्व रखता है। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के पास जो है निषेध अधिकार यानी वीटो पावर भी की शक्ति दी गई है।
जब सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस के किसी भी कानून को रद्द करती है तो उसे कांग्रेस की नीतियों भी रद्द हो जाती है और इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस के रास्ते दिखाता है और उस प्रकार जो है नीति को भी अपनाना चाहिए जिस प्रकार कानून का निर्णय करना चाहिए। अंततः हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का अमेरिकन शासन प्रणाली में एक महत्वपूर्ण हाथ है और इसके अध्ययन के बिना संयुक्त राज्य अमेरिका की शासन प्रणाली की सही नहीं समझा जा सकता। यानी जो सुप्रीम कोर्ट के बारे में नहीं पढ़ा, समझिए कि उसका जो ज्ञान है सदैव अधूरा रहेगा। अब बात यहाँ पर आता है कि सर्वोच्च न्यायालय की आलोचना, तो ये भी जानना जरूरी है। बात यहाँ करते हैं सर्वोच्च न्यायालय की आलोचना, तो ये बहुत जरूरी होता है क्योंकि कुछ देखिए कहते हैं ना, कुछ अच्छाई होता है तो कुछ उसमें बुराई भी होती है। इसमें निसंदेह कोई सर्वोच्च न्यायालय बहुत ही शक्तिशाली है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन अमेरिकी शासन प्रणाली की महत्वपूर्ण अंग भी है, परंतु इसी कुछ आलोचना भी की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय की आलोचना मुख्य इस बात पर आधार होता है कि इसमें जो है अप्रजातंत्रात्मक यानी अनडेमोक्रेटिक्स मानी गई है। न्यायिक जो है प्रोडक्शन की शक्ति के कारण सर्वोच्च न्यायालय को जो है विधानमंडल का तीसरा सदन भी कहा जाता है और वह जो है प्रजातंत्र के विरोध है। जब सर्वोच्च न्यायालय कांग्रेस के किसी भी कानून को अवैध घोषित करती है तो इसका अर्थ यह होता है कि सर्वोच्च न्यायालय की जनता की इच्छा को रद्द कर दिया है, क्योंकि कांग्रेस जनता का प्रतिनिधित्व करती है और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति द्वारा सीनेट की स्वीकृति से जो है नियुक्त भी होते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आ जाती है। अगर हम बात करें दूसरी पॉइंट की, तो दूसरे पॉइंट में यही बात आता है उभर के सामने कि निरोध और संतुलन के विरुद्ध, यानी निरोध और संतुलन के विरुद्ध जो होती है अमेरिकन संविधान न केवल शक्तियों के प्रतिकरण के सिद्धांत पर बल्कि निरोध और संतुलन के सिद्धांत पर भी आधारित होती है। इस सिद्धांत के द्वारा जो है सरकार के प्रत्येक अंग के अन्य अंगों पर कुछ न कुछ अंकुश लगाने का अधिकार प्राप्त है। इस सिद्धांत के द्वारा सरकार का कोई भी अंग अधिक शक्तिशाली बनकर गलत कार्य नहीं कर सकता है, परंतु सर्वोच्च न्यायालय कांग्रेस के कानून और राष्ट्रपति के आदर्शों को अवैध घोषित कर सकता है और कांग्रेस तथा राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को भी रद्द नहीं कर सकता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आता है। इसमें जो है एबी टूरेलेटर्स ने साफ शब्दों में कहा था कि इसके फैसले पर राष्ट्रपति को भी निषेधाधिकार नहीं है जैसे कांग्रेस के कानून पर है और कांग्रेस इसके फैसले को रद्द नहीं कर सकता जैसे राष्ट्रपति की निषेध कर सकती है। तो ये एक दूसरे से ज्वाइंट है, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। अगर बात करें तीसरे पॉइंट का जिसमें है अप्रगतिशीलता यानी अनप्रोग्रेसिव, यानी सर्वोच्च न्यायालय के आलोचना इसलिए भी की जाती है कि इसने कई बार जो है जनता की भलाई के कानून को भी अवैध घोषित कर दिया गया है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के अधिकांश न्यायाधीश जो है अनुदारवादी होते हैं और सर्वोच्च न्यायालय के नेशनल इंटरनेशनल रिकवरी एक्ट तथा जो है एग्रीकल्चरल एजेंटमेंट एक्ट को जनता की भलाई को एक्ट थे जो अवैध घोषित कर दिया गया, जिसके वजह से जो है सर्वोच्च न्यायालय को बहुत ही आलोचना का सामना करना पड़ गया। यदि बात यहाँ पर करें तीसरी पॉइंट के, तो इसमें साफ शब्दों में यही बात है कि बहुत लंबी अवधि, यानी यहाँ पर सबसे लंबी अवधि जो है देयर इज अ लॉन्ग टर्म ऑफिस, यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रिटायर होने की लिए कोई आयु निश्चित नहीं की गई है। न्यायाधीश चाहे तो आजीवन अपने पद पर बने रह सकते हैं, इससे नए व्यक्तियों को जो है न्यायाधीश बनने का बहुत कम अवसर मिलता है। तो ये बहुत ही थोड़ी सी आलोचना के विषय में क्या बात बन जाती है, क्योंकि इतने लंबे समय तक किसी व्यक्ति का बुद्धि काम करे कि ना करे इस बात पर जो है एक प्रश्न चिन्ह उठ जाता है, क्योंकि कहते हैं कि 80 और 90 साल तक यानी आजीवन किसी को एक पद पे रहना संभव नहीं है, क्योंकि उसका उसमें विवेक भी कार्य करने में सक्षम नहीं होता है। तो ये बहुत लंबी अवधि की जो विचारधारा है वो कहीं कहीं ना ये खटकती जरूर है और इससे जो होता है नए व्यक्तियों को अवसर नहीं मिलता है, जो कि बहुत ही दुखदायक बात रहती है। अगर बात करें निर्णय की प्रणाली दोषपूर्ण होता है तो सर्वोच्च न्यायालय के सभी निर्णय साधारणतः बहुमत से ही किए जाते हैं, जो कि ठीक नहीं है। एक न्यायाधीश के कारण जो है किसी कानून को अवैध घोषित किया जा सकता है, तो ये भी बहुत बड़ी विडंबना है। इन दोषों के बावजूद भी सर्वोच्च न्यायालय शासन प्रणाली में महत्वपूर्ण स्थान रखती है और इसके दोषों को दूर करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है, जो कि बहुत ही दुखदायक बात है।